काशिफ अकबर की महल नुमा कोठी जैसे एक कला थी। दुश्मन तो क्या, दोस्त भी अपनी शनाख्त करवाए बगैर उसके अहाते में गेट के सामने खड़े नहीं हो सकते थे। गेट पर और अहाते में कोठी के चारों तरफ मुसल्ला गार्ड्स तैनात थे। कोठी के अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आलात थे जो किसी खतरे के वक्त बाआवाज अलार्म और सुर्ख लाइट के जरिए मुसल्ला गार्ड्स को सिग्नल देते थे। ऐसी जगह को कहा जाता है कि वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और ऐसी ही जगह अमीर हमजा बड़े आराम से काशिफ अकबर और दुर्दाना बेगम के साथ कार में बैठकर उनकी कोठी के अहाते में पहुंच गया। काशिफ अकबर और दुर्दाना बेगम जब बैंक मैनेजर के कमरे में गए थे तो अमीर हमजा ने उनके मुखालिफ नेकबख्त की बहुत बड़ी कमजोरियां बताकर उनसे दोस्ती भी की थी और उनका इतना एतमाद हासिल कर लिया था कि वो दोनों उसे अपनी कोठी में ले आए थे। उन्होंने ड्राइंग रूम आकर कहा, मिस्टर रमजी तशरीफ रखें, हम अभी आते हैं। बाय द वे, आप ठंडा पियेंगे या गरम? हमजा ने कहा, आप तकल्लुफ न करें, जो पीना होगा वो आप दोनों के साथ बैठकर पीऊंगा। काशिफ अकबर ने कहा, आप कुछ ख्याल न करें, आपने बैंक में जो तहरीरें दी हैं हम उनकी तस्दीक करेंगे, इसमें कुछ वक्त लगेगा, आप तन्हा बोर होंगे। अमीर हमजा ने कहा, आप मेरी फिक्र न करें, हमने नेकबख्त को हमेशा के लिए बदबख्त बनाने का जो प्लान बनाया है, इस प्लान में सबसे अहम बात आपसे दोस्ती है। आप साथ देंगे तो प्लान कभी नाकाम नहीं होगा। मैं कामयाबी की खातिर यहाँ घंटों तन्हा बैठा रहूंगा। वो हमजा की बातें सुनकर खुश हो रहे थे। हमजा ने उन्हें अपना नाम अहमद रमजी बताया था। बैंक में जिन 3 MNA की तहरीर की फोटोस्टेट कॉपियां दी थी, काशिफ अकबर अपने बेडरूम में जाकर फोन के जरिए उन तीनों MNA से गुफ्तगू करके उनसे तस्दीक करना चाहता था। वो दुर्दाना बेगम के साथ जाने लगा। हमजा ने कहा, प्लीज जस्ट अ मिनट, आप इन तहरीरों के बारे में जरूर तस्दीक करें। इनके अलावा और पक्का सबूत चाहिए तो मैं अभी फोन करके इन 3 MNA की ऑडियो और वीडियो कैसेट्स यहाँ मंगवाता हूँ। आप टीवी स्क्रीन पर आंखों से उन्हें देखेंगे और वीडियो के जरिए उनकी राज़दाराना गुफ्तगू सुन सकेंगे। काशिफ अकबर बोला, ओ, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है, आप अभी मंगवाएं। हमजा ने उनके फोन का रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए, फिर अपने एक जांबाज से कहा, हैदर अली, हमारे हमजा साहब ने उन तीनों के ऑडियो और वीडियो कैसेट्स के चंद मनाजिर और उनकी थोड़ी सी गुफ्तगू अलग रिकॉर्ड करवाई थी। काशिफ अकबर साहब उन्हें देखना चाहते हैं। हाँ, अच्छा, उनसे कह देना कि दुर्दाना बेगम साहिबा के महल में हमारी कोई चीज गलत हाथों में नहीं पहुंचेगी। यहाँ महल के गेट पर आओगे तो ओ अच्छा, जरा ठहरो। हमजा ने रिसीवर के माउथ पीस पर हाथ रख कर काशिफ अकबर को देखते हुए पूछा, क्या 15 मिनट के बाद आपका सिक्योरिटी अफसर मेन गेट पर रहेगा? एक शख्स एक बैग में 3 वीडियो कैसेट्स और 2 ऑडियो कैसेट्स लाएगा। मेरे उस आदमी का यहाँ आना जरूरी नहीं है। आपका सिक्योरिटी अफसर बैग में लाई हुई चीजों को खुद अच्छी तरह चेक करके यहाँ ले आए। दुर्दाना बेगम ने कहा, हाँ, मैं अभी इंटरकॉम पर सिक्योरिटी अफसर से कह देती हूँ। हमजा ने रिसीवर के माउथ पीस से हाथ हटाकर कहा, हाँ, हैदर अली, सुनो, तुम एक बैग में वो चीजें लेकर सिर्फ मेन गेट तक आओगे और वो बैग सिक्योरिटी अफसर को दे दोगे। तुम्हारा यहाँ अंदर आना जरूरी नहीं है। जो बात होगी उसके मुताबिक मैं हमजा साहब से बराह रास्त फोन पर उन्हें तफसीलात बता दूंगा। उसने रिसीवर रख दिया। दुर्दाना बेगम ने कहा, हमें खुशी है कि तुम हमारे कुछ कहने से पहले ही इतनी एहतियाती तदाबीर पर अमल कर रहे हो। मैं अभी जाकर सिक्योरिटी अफसर को हुक्म देती हूँ, वो मेन गेट पर रहेगा। वो दोनों वहाँ से महल के दूसरे हिस्से की तरफ चले गए। हमजा सोफे की पुश्त से टेक लगाकर आराम से बैठ गया। उन दोनों ने बेडरूम में आकर अपने जाती फोन के जरिए पहले MNA रफीक से राब्ता किया, फिर कहा, मैं काशिफ अकबर बोल रहा हूँ, इस बार इलेक्शन जीत कर साथ दोगे। नेकबख्त से तुम्हें कुछ नहीं मिला, मुझसे जो चाहोगे मिलेगा। दूसरी तरफ से रफीक ने कहा, असेंबली में अक्सरियत हासिल करने के लिए नेकबख्त ने भी पिछली बार बड़े वादे किए थे, उसके बाद वादों से फिर गया था। काशिफ ने कहा, नहीं मिस्टर रफीक, झूठ ना बोलो, नेकबख्त ने तुम्हारी हिमायत हासिल करने के लिए कोई वादा नहीं किया था। तुम्हारी एक तहरीर और वीडियो कैसेट के जरिए तुम्हें, चौधरी सलामत को और खालिद अहमद को ब्लैकमेल करता रहा था। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? फोन पर थोड़ी देर खामोशी रही, फिर वो बोला, काशिफ साहब, हमारी कोई कमजोरी नहीं है, किसी ने बेपर की उड़ाई होगी और आपने यकीन कर लिया। काशिफ अकबर ने कहा, मैं आप हजरात की तहरीर और दस्तखत पहचानता हूँ, ये तहरीरें अभी मेरे सामने हैं। फिर वो खामोश रहा, उसके बाद बोला, ताज्जुब है, आप तहरीर और दस्तखत पहचानने में गलती कर सकते हैं। काशिफ अकबर ने कहा, लेकिन आप अपने हाथों से लिखने में गलती नहीं करेंगे। मैं आपकी तहरीर का एक पैराग्राफ पढ़कर सुना रहा हूँ, जरा तवज्जो से सुने। वो पढ़कर सुनाने लगा। दूसरी तरफ एक पैराग्राफ सुनने के बाद फिर खामोशी रही। काशिफ अकबर ने चौधरी सलामत अली और खालिद अहमद की तहरीरों के भी एक एक पैराग्राफ सुनाए। रफीक ने परेशान होकर पूछा, ये कागजात आपके पास कैसे पहुँचे? काशिफ अकबर ने कहा, भाई, खुफिया हाथ तक पहुँचने के लिए और उसका आशीर्वाद हासिल करके इक्तदार की कुर्सी पर बैठने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। रफीक ने कहा, मुझे फोन पर किसी ने कहा था कि नेकबख्त के सेफ से तमाम अहम सियासी दस्तावेजात चोरी हो गए हैं और ये कि अब हम आजाद हैं। काशिफ अकबर ने कहा, इसमें क्या शुबा है, आजाद हो चुके हो, नेकबख्त आप तीनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मैंने हिसाब लगाया है कि तुम सिर्फ 3 नहीं हो, तुम्हारे 3 और रिश्तेदार हमेशा कामयाब होकर कौमी असेंबली में पहुंच
पहुंचते हैं और उसकी हिमायत करते हैं जिसकी तुम तीनों करते हो। इस हिसाब से आइंदा हुकूमत बनाने के लिए मुझे 6 MNA की हिमायत हासिल होगी। क्या मेरा हिसाब दुरुस्त है? वो बेचारा क्या जवाब देता। काशिफ अकबर ने कहा, मैं चाहता हूँ आप चौधरी सलामत और खालिद अहमद कल शाम की चाय हमारे गरीब खाने में नोश फरमाएं। आप हजरात की कुछ ऑडियो कैसेट्स भी सुनाऊंगा और कुछ वीडियो कैसेट्स भी दिखाऊंगा। हम दोस्त बनकर चाय पियेंगे तो शाम अच्छी गुजरेगी। उसने जवाब का इंतजार किया। काशिफ अकबर ने कहा, औरतों के मुताल्लिक कहा जाता है कि उनकी खामोशी में हाथ छुपी होती है। भाई आप तो मर्द हैं, मर्दों की तरह जवाब दें। अपने दोनों साथियों के साथ कल शाम 5 बजे आ रहे हैं। बहुत मुर्दा सी आवाज सुनाई थी। मैं अभी चौधरी और खालिद अहमद से बात करता हूँ, 1 घंटे के बाद जवाब दूंगा। काशिफ अकबर ने कहा, कोई बात नहीं, 1 घंटे के बाद सही, जवाब तो आप हमारी तवक्को के मुताबिक ही देंगे। काशिफ अकबर ने रिसीवर रखते ही दुर्दाना को अपनी आगोश में खींचते हुए कहा, मेरी जान, इसे कहते हैं तकदीर मेहरबान तो गधा पहलवान। नेक बख्त मुझे गधा समझता था, अब उसे बताऊंगा कि सियासत में बाजी कैसे पलटी जाती है। दुर्दाना भी खुश थी। उसने उसकी गर्दन में बाहें डालकर कहा, पता नहीं क्यों पहले मुझे अहमद रमजी पर शुबा था, अब तो वाकई कहना चाहिए कि अल्लाह ने हमारे लिए ये फरिश्ता भेजा है। हमें चलना चाहिए। वो तन्हा बोर हो रहा होगा, उसे ज्यादा से ज्यादा खुश करना चाहिए। काशिफ अकबर बोला, तुम्हारा क्या ख्याल है, अमीर हमजा से दोस्ती के सिलसिले में अपने मुशीरों से पहले बात की जाए? दुर्दाना बोली, पहले हम ऑडियो सुन लें, वीडियो फिल्में देख लें, फिर मुशीरों को शामिल करेंगे। वैसे हम अपनी तवक्को से ज्यादा बाजी जीतने वाले हैं। मैं इस सिलसिले में मुशीरों का इनकार या तनकीद नहीं सुनूंगी। वो ड्राइंग रूम में तन्हा बैठा एक फैशन मैगजीन की वर्कगर्दानी कर रहा था। वहाँ आए तो उठकर खड़ा हो गया। काशिफ अकबर ने कहा, बैठे बैठे तकल्लुफ न करें, आपने हमारे लिए जो किया है और करने वाले हैं उसके पेश नजर अब आप गैर नहीं रहे, हमारे अपने हैं, बिल्कुल सगे रिश्तेदार जैसे। काशिफ अकबर अलग सोफे पर बैठा था, हमजा बड़े से सोफे पर था। दुर्दाना उसके पास आकर बैठ गई। हमजा ने कहा, इससे ज्यादा अपनायत क्या हो सकती है? बेगम साहिबा मुझे अपना समझ कर मेरे पास बैठ गई हैं। दुर्दाना ने कहा, हम जबान के पक्के हैं, जब आपको अपना कह दिया है तो हमेशा अपना बनकर दिखाएंगे। काशिफ अकबर ने धीमी आवाज में कहा, हम आपस की एक बात करना चाहते हैं। बात ऐसी है कि हम तीनों के सिवा किसी चौथे को ये खबर नहीं होनी चाहिए। हमजा ने अपने सीने पर हाथ रख कर कहा, आप बात कहें, वो बात इस सीने में हमेशा दफन रहेगी। काशिफ अकबर बोला, देखिए, हमने आपकी सच्चाई की तस्दीक कर ली है, अभी ऑडियो भी सुनेंगे और वीडियो भी देखेंगे। आप हमारा इतना बड़ा काम कर रहे हैं, हम भी आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। हमजा ने कहा, नहीं जनाब, जब आपने मुझे अपना बना लिया है तो फिर अपनों में लेन देन वाली सौदेबाजी नहीं होती। दुर्दाना ने कहा, लेकिन आपस में तोहफे तहाइफ तो दिए जाते हैं। देखिए, हम बहुत खुश होकर आपकी एक नहीं बहुत सी फरमाइशें पूरी करना चाहते हैं। अगर आप खुलकर बताएंगे आपकी जो ख्वाहिशात हैं हम पूरी करेंगे। हमजा ने ऐसे झिझकते हुए कहा जैसे फरमाइश करना चाहता हो मगर नहीं कर रहा हो। बोला, नहीं, मेरी ऐसी तो कोई फरमाइश नहीं है। काशिफ अकबर ने कहा, भाई आप कुछ झिझक रहे हैं क्या? अपना कहने के बावजूद हमें अपना नहीं समझ रहे? हमजा ने कहा, जी बात ये नहीं है, दरअसल। वो कहते कहते रुक गया। दुर्दाना ने कहा, हम जमीनें देंगे, आपके अकाउंट में बड़ी से बड़ी रकम जमा करवाएंगे। अगर क्लिफ्टन के इलाके में चाहते हैं या किसी दूसरे मुल्क में जायदाद बनाना चाहते हैं तो। हमजा ने कहा, वो बात असल में ये है कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मगर वो बोली, हाँ, इतने एतमाद से कहें कि जो चाहें वो मिल जाएगा। हमजा ने कहा, मैं साहिब जायदाद हूँ, मेरे पास दौलत भी है, बस एक फरमाइश है, अगर आप बुरा न माने तो। वो बोली, हरगिज बुरा नहीं मानेंगे, आप कहें तो सही। हमजा ने कहा, वो दरअसल आपके इस महल में एक चीज पसंद है। वो बोली, भाई क्या चीज पसंद है? आप तो शर्मा रहे हैं। हमजा ने कहा, जी हाँ, शर्म की बात है, मगर दिल से मजबूर होकर कह रहा हूँ। मैंने इस महल में एक हसीन दोशीजा को देखा है, बस मुझे वही चाहिए। दुर्दाना और काशिफ अकबर कहे लगाने लगे। काशिफ अकबर ने कहा, भाई रमजी साहब, आपने मर्द होकर शर्माने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भाई इस महल में जितनी हसीनाएं हैं हम उन्हें आपके नाम कर देंगे। हमजा ने कहा, नहीं, मुझे तो बस वही चाहिए। काशिफ अकबर ने पूछा, कौन है वो? हमजा ने कहा, मैं उसका नाम नहीं जानता, आपके साथ यहाँ आते हुए उसे लॉन में देखा था, चेहरा देखकर पहचान लूंगा। काशिफ अकबर ने कहा, कोई बात नहीं, हम तमाम कनीजों को बुलाकर यहाँ एक कतार में खड़ा करते हैं, जिसकी तरफ उंगली उठाएंगे वो हमेशा के लिए आपकी हो जाएगी। उसी वक्त मुलाजिम ने आकर कहा, सिक्योरिटी अफसर कुछ लेकर आए हैं। हमजा ने कहा, अपनी बात बाद में होगी, आप सिक्योरिटी अफसर को बुलाएं। सिक्योरिटी अफसर को बुलाया गया। दुर्दाना और काशिफ अकबर को भी ऑडियो और वीडियो का बेचैनी से इंतजार था। सिक्योरिटी अफसर ने आकर सैल्यूट किया, फिर एक छोटे से चर्मी बैग को उनके दरमियान सेंट्रल टेबल पर रख कर चला गया। हमजा ने उसे
उठाकर खोल कर देखा, फिर कहा 2 ऑडियो कैसेट्स और 3 वीडियो कैसेट्स हैं, लेकिन ये ऐसी हैं कि हमें किसी बंद कमरे में देखना होगा। दुर्दाना ने अपनी जगह से उठकर कहा, हमारा बेडरूम मुनासिब रहेगा। काशिफ अकबर ने तायद की। हमजा उनके साथ चलता हुआ महल के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरता हुआ उनके शाहाना तर्ज के बेडरूम में आया। काशिफ अकबर ने दरवाजे को अंदर से बंद करके दुर्दाना से पूछा, पहले ऑडियो सुनोगी या वीडियो देखोगी? दुर्दाना ने हमजा से पूछा, आपने तो सुना होगा, ऑडियो में कोई राजदाराना गुफ्तगू है जो हमारे काम आए? अमीर हमजा ने कहा, हमजा साहब की एक एक चीज आपके काम आएगी। उसने एक ऑडियो कैसेट निकाल कर उसके लेबल को पढ़कर कहा, नेकबख्त ने अपने दौरे इख्तिदार में स्टील मिल्स के 3 करोड़ रुपए खुर्द बुर्द करवाए थे। इस सिलसिले में स्टील मिल्स के जनरल मैनेजर और ऑडिटर से जो गुफ्तगू हुई थी, इन बातों के दौरान में नेकबख्त ने साफ तौर पर कहा है कि मौजूदा इलेक्शन में कामयाब होकर अपनी हुकूमत बनाते ही 3 करोड़ के घपले को समंदर में फेंक दिया जाएगा। काशिफ अकबर बोला, ये तो बड़े अहम सबूत हैं, लेकिन इससे ज्यादा काबिल कबूल सबूत वीडियो के जरिए पेश किया जा सकता है। हम पहले वीडियो देखेंगे। काशिफ अकबर ने टीवी और VCR सेट किया। हमजा ने एक वीडियो कैसेट दिया, वो उसे ऑपरेट करके देखने लगे। वो असल वीडियो कैसेट का डुप्लीकेट था। उसमें रफीक, चौधरी सलामत अली, खालिद अहमद और चंद औरतों के ऐसे मनाजिर थे कि दुर्दाना ने नफरत से शिट कहकर बंद कर दिया। काशिफ अकबर ने हमजा से दूसरा कैसेट लिया। दुर्दाना ने कहा, रहने दो, ये भी वाहियात होगा। हमें ऑडियो सुनने के बाद अमीर हमजा साहब से फोन पर बात करनी चाहिए। हमजा ने तीसरा वीडियो कैसेट बैग से निकाल कर कहा, बेशक वो दोनों कैसेट्स वाहियात हैं, लेकिन ये तीसरा बड़ा करामत है। इसे देखते ही आकिबत संवर जाती है। काशिफ अकबर ने हंसते हुए कहा, हम सियासी लोग दुनिया संवारते हैं, आकिबत संवारने वाला कैसेट क्यों लाए हैं? हमजा ने कहा, ये जरूरी है। हमजा ने इस तीसरे कैसेट के ऊपरी हिस्से को जरा कुव्वत से तोड़ने के अंदाज में खोला। उसके अंदर एक साइलेंसर लगा हुआ रिवॉल्वर था। उसने कैसेट के खोल में से उसे निकाला तो दोनों ने चौंक कर सवालिया नजरों से देखा। हमजा ने कहा, ये शोर नहीं मचाता, तुम दोनों भी शोर मत मचाना, ये देखो। उसने सामने वाली दीवार पर फायर किया। पचक जैसी आवाज उभरी और दीवार में सुराख हो गया। हमजा ने कहा, गोली इस मजबूत दीवार के अंदर पैवस्त हो गई है। ये तो तुम दोनों के आर पार भी हो सकती है। इस रिवॉल्वर की तरह तुम्हारी आवाज भी नहीं निकलेगी। काशिफ अकबर ने कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा, क्या तुम हमें कत्ल करोगे? हमजा बोला, मैं तुम्हें यकीन दिलाने के लिए पहले दुर्दाना बेगम को गोली मार सकता हूँ। वो दहशत के मारे नहीं कहती हुई काशिफ अकबर के पीछे चली गई। हमजा ने कहा, तुम्हारी ये नहीं की आवाज कुछ ऊंची थी। आइंदा बेख्तियार भी कोई आवाज निकले तो इसे सिर्फ मैं सुन सकूं, दुनिया वालों को सुनाने की हिमाकत न करना। काशिफ अकबर ने पूछा, तुमने दोस्त बनकर दुश्मन के खिलाफ सच्चे सबूत पेश किए हैं, यूं धोखा देने का मकसद क्या है? हमजा ने कहा, मैं नेकबख्त के हिमायतियों के खिलाफ सच्चे और ठोस सबूत पेश न करता तो तुम मुझ पर इस तरह अंधा एतमाद करके अपने बेडरूम में न लाते। इतना तो हम जानते हैं कि तुम्हारे और नेकबख्त जैसे सियासी मगरमच्छ अपने अहम राज बेडरूम में छुपा कर रखते हैं। काशिफ अकबर ने कहा, क्या तुम अमीर हमजा हो? हमजा ने कहा, मैं एक पाकिस्तानी हूँ। मुझे बातों में उलझा कर खतरे का सिग्नल दोगे तो दोनों की लाशें बाहर जाएंगी। काशिफ अकबर बोला, तुम यकीन करो, इस बेडरूम में हमारा कोई राज नहीं है। हमजा ने कहा, मैं यकीन कर लूंगा। दुर्दाना बेगम जिंदा रहना चाहती हो तो वक्त जाया किए बगैर सेफ खोलो। दुर्दाना ने काशिफ अकबर को देखा। वो बोला, सेफ खोल दो, ये जान हथेली पर रख कर आया है, कुछ भी कर सकता है। वो चाबियां निकाल कर सेफ खोलने लगी। काशिफ अकबर घूर कर देखते हुए कुछ सोच रहा था, फिर बोला, तुम्हारी बात मानी जा रही है, इतना बता दो, किसी तरह भी हमारे दरमियान कोई समझौता हो सकता है। हमजा ने कहा, मैं करप्ट सियासतदानों से समझौता नहीं करता। काशिफ अकबर बोला, मैं सियासत छोड़ दूंगा, तुम इस सेफ की चीजें मत ले जाओ। हमजा ने कहा, अगर सियासत छोड़ दोगे तो ये तुम्हारे अहम राज मेरे पास अमानत के तौर पर रहेंगे। ये मेरे पास अमानत रहेंगे तो तुम्हारे सियासत छोड़ने की जमानत बरकरार रहेगी। सेफ पूरी तरह खुल गया। हमजा ने दुर्दाना बेगम से कहा, जितनी तहरीरी दस्तावेजात, वीडियो और ऑडियोज हैं, उन्हें अपने लेडीज बैग में रखो। वो अपने एक बैग में मतलूबा चीजें रखने लगी। काशिफ अकबर ने पूछा, तुम मेरी वाइफ का बैग यहाँ से कैसे ले जाओगे? बाहर मुसल्ला गार्ड्स हैं। अमीर हमजा ने कहा, जो भी शलवार पहनता है वो पहले अपना इजार बंद बांधना सीख लेता है, फिक्र न करो, यहाँ से जाते वक्त मेरी शलवार ढीली नहीं होगी। फिर उसने कहा, दुर्दाना बेगम, मैं बातें तुम्हारे मर्द से कर रहा हूँ मगर नजरें तुम पर हैं। अभी तुमने जो कागज नोटों की गड्डियों के पीछे छुपाया है उसे भी निकाल कर बैग में रखो। मैं एक बार बोलता हूँ, दूसरी बार गोली चला देता हूँ। वो फौरन ही नोटों की गड्डियों के पीछे से वो कागज निकाल कर बैग में रखते हुए बोली, मैं आपकी किसी बात से इनकार नहीं कर रही हूँ,
मुझे बहन समझकर सिर्फ ये कागज मेरे पास रहने दो, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। हमजा ने कहा, हमारे मुल्क में कितनी ही माओ बहनों को नंगा करके सरे बाजार घुमाया गया, तुम भी उनकी तरह सर झुकाकर जिंदा रहोगी। काशिफ अकबर ने कहा, मैं समझ गया, तुम अमीर हमजा हो। हमजा ने कहा, मैंने कहा ना कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, नाम कुछ भी हो सकता है। दुर्दाना बोली, मैं फिर इल्तिजा करती हूँ, कोई ऐसा समझौता कर लो कि तुम्हारे मुहिब्बे वतन होने पर भी कोई फर्क ना आए और हमारी इज्जत भी रह जाए। अमीर हमजा ने कहा, और मैं पहले एक मुसलमान की हैसियत से फिर एक पाकिस्तानी की हैसियत से वादा करता हूँ, ये मुल्क छोड़कर चले जाओ या सियासत न करने की तौबा करो और जहाँ इज्जत से जिंदगी गुजारते रहो। मैं तुम्हारे सेफ से जो कुछ ले जा रहा हूँ वो अमानत और जमानत के तौर पर मेरे पास महफूज रहेंगे, उन पर किसी और की नजर नहीं पड़ेगी। सेफ में सिर्फ नोटों की गड्डियां और जेवरात रह गए। हमजा ने करीब आकर देखा, मुतमईन होकर काशिफ अकबर से कहा, मैंने नेकबख्त के हिमायतियों के कागजात और ऑडियो वीडियोस दिए थे, वो मेरे चर्मी बैग में रख दो। उसने हुक्म की तामील की। हमजा ने बाएं हाथ से अपना बैग लिया, दाएं हाथ को रिवॉल्वर समेत कोट की जेब में रखा, फिर कहा, इंटरकॉम पर कहो कार पोर्च में ठीक दरवाजे के सामने लाई जाए, तुम ड्राइव करोगे, दुर्दाना साहिबा तुम्हारे साथ जाएंगी और ये मेहमान पिछली सीट पर बैठेगा। दुर्दाना ने उसके अगले हुक्म के मुताबिक वही बातें कह दी। हमजा ने कहा, मेरी दाएं जानिब की जेब में रिवॉल्वर है, दुर्दाना मेरे साथ दाएं तरफ चलेंगी और तुम दुर्दाना के दाएं तरफ जरा आगे चलोगे। जरा सी भी चालाकी दिखाने की कोशिश करोगे तो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। उसके हुक्म के मुताबिक काशिफ अकबर ने जरा आगे चलकर दरवाजा खोला, फिर वो हमजा की बताई हुई तरतीब से चलते हुए महल के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरते हुए कोठी के बैरूनी दरवाजे पर आए। सामने कार के पास ड्राइवर खड़ा हुआ था। काशिफ अकबर ने ड्राइवर से चाबी ली, हमजा ने दुर्दाना से उसका बैग लिया, फिर वो आगे पीछे बैठ गए, यानी मियां बीवी आगे और मेहमान पीछे। वो कार स्टार्ट होकर आगे बढ़ी। बाहर का मेन आहनी गेट खुला। तमाम गार्ड्स और सिक्योरिटी अफसर उन्हें सैल्यूट करते रहे। अहाते से बाहर जरा दूर आकर हमजा ने मोबाइल के जरिए कहा, हैदर अली, मैं आ रहा हूँ, गाड़ी तैयार रखो। 3 या 4 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद हमजा ने सड़क के किनारे खड़ी हुई गाड़ी के पास रुकने को कहा। वहाँ हैदर अली एक और जांबाज के साथ खड़ा था। हमजा ने काशिफ अकबर से कहा, तुमने ड्राइंग रूम में कहा था कि मैं जिस हसीना की तरफ उंगली उठाऊंगा वो हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? इसलिए कि तुम्हारी कनीज है, गुर्बत उसे तुम्हारे महल में ले आई है। मैंने उंगली नहीं उठाई, रिवॉल्वर तुम्हारी वाइफ की तरफ उठाया है। इसे तुम मेरी होने से नहीं रोक सकोगे। क्या तुम में इतनी मर्दानगी है? दुर्दाना ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मुझे अपने साथ न ले जाओ, मैं तुम्हें भाई कहती हूँ। अमीर हमजा ने कहा, मैं बदनीयत नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें थोड़ी दूर तक ले जाऊंगा। ये तुम्हारा मर्द यहाँ तुम्हारी फोन कॉल का इंतजार करेगा, तुम इसे फोन पर जहाँ बुलाओगी ये वहाँ कार लेकर आ जाएगा। वो गन पॉइंट पर थे, जिंदगी से मोहब्बत थी, इसलिए हमजा के अहकामात की तामील कर रहे थे। दुर्दाना हमजा के साथ दूसरी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई। काशिफ अकबर बेबसी से अपनी स्टीयरिंग सीट पर बैठा अपनी बेगम को हमजा और उसके जांबाजों के साथ जाते देखता रहा। एक थका देने वाले और अपनी बेबसी पर रुला देने वाले इंतजार के बाद मोबाइल फोन से बजर की आवाज उभरी। उसने ऑन करके कान से लगाकर पूछा, हेलो। दुर्दाना बेगम की गुस्से और नफरत भरी आवाज सुनाई दी, मुझे हेलो कह रहे हो? अपनी जगह से तो हिल नहीं सकते, अब हिलो और आओ। उस बदमाश ने इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान 0 पॉइंट पर छोड़ते हुए कहा, अब हम भी 0 हो गए हैं, लिहाजा यहीं 0 पॉइंट पर अपने मर्द को पुकारो। अभी तक फोन सुन रहे हो या गाड़ी भी चला रहे हो? वो कार स्टार्ट करते हुए बोला, चला रहा हूँ, बस अभी आ रहा हूँ। वो कार ड्राइव करता हुआ तेजी से जाने लगा। अमीर हमजा अपनी खुफिया रिहाइश गाह में पहुंचकर देखना चाहता था कि काशिफ अकबर के कितने अहम राज और उसकी कमजोरियां लेकर आया है। उसी वक्त राजा नवाज ने फोन के जरिए मेरे हालात बताए। तब हमजा साहब ने मुझसे राब्ता करके मुझे हौसला दिया था कि मुझे जरूर भारत जाना चाहिए और मैं जब भी उन्हें मदद के लिए बुलाऊंगा वो यहाँ की मसरूफियात के बावजूद हर हाल में मेरे पास पहुँच जाएंगे। मुझसे वादा करने के बाद उन्होंने काशिफ अकबर और दुर्दाना के सेफ से लाए हुए दस्तावेजात, ऑडियो और वीडियो कैसेट्स देखे। उनमें भी मनफी सियासत और गैर अखलाकी मलबा भरा हुआ था। कानून शिकनी के बेशुमार सबूत थे। अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने खुफिया हाथ से जो बहुत अहम राजदाराना गुफ्तगू की थी वो तमाम गुफ्तगू ऑडियो कैसेट्स में महफूज थी। नेकबख्त हो या काशिफ अकबर, दोनों खुफिया हाथ के चहीते थे, लेकिन उनमें जो बड़ी सियासी गलती करता था और हमारे वतन अजीज पर खुफिया हाथ की गिरफ्त ढीली कर देता था, उसे इक्तदार की कुर्सी से गिराकर दूसरे चहीते से खुफिया मुआहिदा किया जाता ताकि वो खुफिया हाथ की गिरफ्त पहले से ज्यादा मजबूत करे। इस बार नेकबख्त ने ये मुआहिदा किया था, लेकिन हमजा उसकी सियासी पोजीशन कमजोर करता जा रहा था और वो नहीं चाहता था कि खुफिया हाथ उसकी कमजोरी के बायस काशिफ अकबर को तरजीह दे, इसलिए उसने काशिफ अकबर को भी उसके बराबर कमजोर बना दिया था। तो दोस्तों
दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।